देखिए अपन ने क्वेश्चन नंबर 28 और 29 अपन ने सोल्व किया था। दोनों ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा सिखाया कि लौटनी गति होने के लिए घर्षण बल आवश्यक है। ये चीज़ अपन ने उस क्वेश्चनों में देखी थी, और किस प्रकार है, किस बिंदु पर किस प्रकार से शुद्ध लौटनी गति के लिए बल आवश्यक था, कहाँ बल आगुण लगना चाहिए, ये इन दोनों क्वेश्चनों में था। और उससे पहले क्वेश्चन नंबर जो अपन ने 26 और 27 किए थे, दोनों में एज ए डेरिवेशन थी। 26 के अंदर तो लंब अक्षों की परिमेय, समांतर अक्षों की परिमेय का अपन ने सत्यापन किया था, और जो क्वेश्चन नंबर 27 था उसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने वेग और त्वरण के क्या निकाले थे, व्यंजक निकाले थे लौटनी गति के लिए, यानी लौटनी गति के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 30 और जो 31 है वो भी क्वेश्चन नंबर 27 की तरह है, यानी कि इनमें भी एक फॉर्मूला बनेगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनेगा। तो पहले अपन जो सोल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 30, फिर उसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 है क्या। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई ठोस चक्रिका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई ठोस चक्रिका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई ठोस चक्रिका एवं इतनी ही त्रिज्या का छल्ला, जिसे कि मैं कह सकता हूं रिंग, छल्ला कह दो, रिंग कह दो या वलय कह दो, किसी क्षैतिज मेज पर, छल्ला किसी क्षैतिज मेज पर, किसी क्षैतिज मेज पर एक ही क्षण, किसी क्षैतिज मेज पर एक ही क्षण यानी कि एक साथ 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड की, 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल। ध्यान करो, आपने इससे पहले के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर अपन किसी घर्षणहीन मेज के ऊपर रख रहे हैं चक्रिका को, तो वो केवल क्या करती है, घूर्णन गति करती है, स्थानांतरण गति उसकी नहीं होती है, क्योंकि घर्षण बल शून्य था। तो देखो उसी पर बेस, उसी थ्योरी पर बेस एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है। किसी क्षैतिज मेज पर एक ही क्षण, एक साथ रखिए, 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से रखे जाते हैं, कि कोणीय चाल से रखे जाते हैं, कि कोणीय चाल से रखे जाते हैं। इनमें से कौन पहले, इनमें से कौन पहले लौटनी गति आरंभ कर देगा, इनमें से कौन पहले लौटनी गति आरंभ कर देगा। ये अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रहे हैं गतिज घर्षण गुणांक का मान भी दिया हुआ है, गतिज घर्षण गुणांक म्यू के इज इक्वल टू 0.2 है। तो ध्यान रहे भाई, इनमें से कौन पहले लौटनी गति आरंभ करेगा। तो यानी क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर अपन ने रखा है एक चक्रिका यानी कि डिस्क को, और एक रखा है छल्ले यानी कि वलय या रिंग को, तो दोनों को जब अपन प्रारंभिक वेग 10 पाई रेडियन पर सेकंड की चाल से उसको रख रहे हैं किसी मेज के ऊपर, लेकिन ध्यान रखना मेज पर इन्होंने क्या दिया है, घर्षण गुणांक दे रखा है, इसका मतलब उसकी लौटनी गति होगी। अगर घर्षण बल शून्य होता, घर्षण बल नहीं होता, घर्षणहीन मेज होती, तो वहां उस स्थिति में केवल घूर्णन गति ही होती, उसकी लौटनी गति नहीं होती, क्योंकि स्थानांतरण गति से नहीं होती। और जब स्थानांतरण गति घूर्णन गति के साथ नहीं है, इसका मतलब लौटनी गति भी नहीं होगी। तो लौटनी गति होने के लिए घर्षण बल का होना क्या था, आवश्यक था। यहां ये पूछ रहे हैं कि पहले
इनमें से कौन पहले लौटनी गति आरंभ करेगा, पहले कौन लौटनी गति आरंभ करेगा। जबकि इससे पहले अपने टॉपिक में एक जो पढ़ा था कि कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा, नत्तल के तल पर पहले कौन पहुंचेगा, ये अपन ने पहले पढ़ा था। जबकि यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, पहले लौटनी गति आरंभ कौन करेगा। तो इसके लिए पहले एक सिंपल एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लें एक लाइन का, कि वो ये कि जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी स्थानांतरित गति करने के लिए आवश्यक बल किससे मिलता है, घर्षण बल से मिलता है। क्योंकि स्थानांतरण गति होगी घूर्णन गति के साथ, तो ही क्या होगी, लौटनी गति होगी। तो पहले अपन इस लाइन को लिख दें, द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतरित गति प्रारंभ करने के लिए स्थानांतरित गति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक बल के लिए आवश्यक बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतरित गति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक बल किससे प्राप्त होता है, घर्षण बल से प्राप्त होता है। देखो एक पॉइंट और अपन इसका लिखते हैं, यही घर्षण बल द्रव्यमान केंद्र को शून्य प्रारंभिक वेग से त्वरित करता है। यही घर्षण बल द्रव्यमान केंद्र को यही घर्षण बल द्रव्यमान केंद्र को शून्य प्रारंभिक वेग से त्वरित करता है। ये लो भाई, ये कॉन्सेप्ट अपन लिख दिया। अब अपन इसकी डेरिवेशन प्रारंभ करेंगे, यानी वो फॉर्मूला निकालेंगे कि गति प्रारंभ करने में किसको समय अधिक लगेगा, किसको समय ज़्यादा लगेगा। एक तो फॉर्मूला था समय का कि नत्तल के तल पर पहुंचने पर लगने वाला समय, और यहाँ अपन बात कर रहे हैं गति प्रारंभ होने वाले समय की। तो देखो भाई कैसे अपन इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो घर्षण बल का फॉर्मूला आप जानते हैं, घर्षण बल F इजिकल टू क्या होता है, म्यू के इंटू एन। एन ध्यान रखना या अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल को मैं एन से ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं घर्षण बल किसके समानुपाती होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन के। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं नीता क्या लग गया, म्यू के। म्यू के क्या है, गति घर्षण गुणांक, और इजिकल टू ये क्या होता है, बल इजिकल टू एम ए। यहाँ पर एम द्रव्यमान है और ए क्या है, रेखीय त्वरण। अब देखो इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, म्यू के को तो म्यू के रहने दो, एन का मतलब क्या है, एन जी। यही तो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, एन उसके भार के बराबर, इजिकल टू एम ए। एम से एम को आपने कैंसिल किया है, तो रेखीय त्वरण ए इजिकल टू म्यू के जी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अगर रेखीय त्वरण आ गया है तो टी समय के पश्चात में रेखीय वेग भी क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो गति के प्रथम समीकरण से स्मॉल टी समय पश्चात रेखीय वेग स्मॉल टी समय पश्चात अपन रेखीय वेग की बात कर रहे हैं। रेखीय वेग गति की प्रथम समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण v इजिकल टू यू प्लस ए टी से। तो देखो भाई v, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू म्यू के जी और ये t। तो ये लो v इजिकल टू म्यू के जी टी।
ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब अपन बात कर लें इसके कोणीय त्वरण की। जैसे अपन ने रेखीय त्वरण कैलकुलेट किया है उसी तरह से अगर कोणीय त्वरण भी अपने पास आ जाता है तो अपन t समय पश्चात कोणीय वेग भी क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखो t समय पश्चात कोणीय वेग ज्ञात करें उससे पहले अपन घर्षण बल के कारण बलाघूर्ण ज्ञात कर लें ताकि अपने पास अल्फा आ जाएगा। घर्षण बल के कारण बलाघूर्ण, देखो बलाघूर्ण टो इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ गुणक से लंबवत दूरी इंटू बल, और इज इक्वल टू क्या होता है, आई एफ भी होता है। ये भी इसी का फॉर्मूला है। अब देखो इसी फॉर्मूले को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो देखिएगा इक्वेशन के अंदर आर एफ की वैल्यू बताओ आप, ये रही एफ इज इक्वल टू म्यू के एम जी, आर एफ इज इक्वल टू आई एल्फा, यानी कि कोणीय त्वरण एल्फा इज इक्वल टू ये हो गया है आर म्यू के एम जी अपॉन में आई। ये आ गई है समीकरण नंबर 3। अगर एल्फा इज इक्वल टू आर म्यू के एम जी अपॉन में आई, समीकरण नंबर अपने पास ये 3 आ गई है, यानी कोणीय त्वरण। ध्यान रखना ये मंदन है, यानी ऋणात्मक त्वरण के रूप में है एक तरह से। अगर ऐसा है तो मंदन है तो अपन टी समय पश्चात कोणीय वेग ज्ञात करते हैं। देखो स्मॉल टी समय पश्चात, क्योंकि ये विरोधी बलाघूर्ण है, क्योंकि घर्षण के कारण है तो आगे नेगेटिव साइन अपन यूज कर ले, या तो यहाँ यूज कर लो या फिर वहां यूज कर लो। तो अपन किसी एक जगह समीकरण में यूज कर लेंगे, ज्यादा अच्छा है। स्मॉल टी समय पश्चात कोणीय वेग, देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस एल्फा टी से, मैंने नेगेटिव यही यूज कर लिया है, चाहे वहां लिख देता मैं। तो देखो भाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, तो ओमेगा नोट है, एल्फा की वैल्यू ये रही मेरे पास आर म्यू के एम जी अपॉन में आई, और ये टी, ये हो गई है इक्वेशन नंबर मेरे पास 4 हो गई। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस आर म्यू के एम जी टी अपॉन में आई, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। एक बार आप इस समीकरण को यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे के स्टेप्स को और देखते हैं। ये आपके यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिएगा, अगर मेरे पास जिस तरह से मैंने v निकाला है a निकाल करके, उसी तरह से अल्फा निकाल के किसको निकाला मैंने, ओमेगा नोट को। अब शुद्ध घूर्णी गति होने के लिए क्या शर्त है, v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा आर, आर यहाँ पर त्रिज्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर v का भी मान रख देंगे और किसका मान रख देंगे, ओमेगा का भी। तो देखिए यही मैं बात यहाँ लिखूंगा, देखिए अब अपन क्या कह सकते हैं, शुद्ध लौटनी गति के लिए शुद्ध लौटनी गति के लिए क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 में v की वैल्यू तो ये रही और ओमेगा की वैल्यू ये रही। तो देखें समीकरण 2 से v तथा समीकरण 4 से ओमेगा का मान समीकरण 5 में रखने पर, अगर समीकरण 5 में अगर अपन ये मान रखें तो देखिएगा भाई, समीकरण 5 रखने पर v की वैल्यू तो ये रही, म्यू
के जी टी, ओमेगा की वैल्यू ये रही, ओमेगा नॉट माइनस आर म्यू के एम जी टी अपॉन में आई, और ये है आर। ये लो भाई, अपन ने वी के और ओमेगा के इसमें क्या रख दिए हैं, मान रख दिए हैं। अब इससे मैं इक्वेशन प्राप्त करता हूं टी की, यानी कि गति प्रारंभ होने की समीकरण। तो देखिए, अब इस समीकरण को आप सॉल्व कीजिएगा। म्यू के जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नोट आर माइनस आर स्क्वायर म्यू के एम जी टी अपॉन में आई। मुझे कैलकुलेट क्या करना है इसमें टी को, तो देखो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, म्यू के जी टी प्लस आर स्क्वायर म्यू के एम जी टी अपॉन में आई इज इक्वल टू ओमेगा नोट आर। अब देखें, म्यू के जी टी कॉमन आ रहा है, ले लीजिए म्यू के जी टी को। 1 प्लस क्या बच गया है मेरे पास, m बच गया है, और r का स्क्वायर अपॉन में आई इज इक्वल टू ओमेगा नोट आर। अब इससे आगे की स्टेप्स को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो देखो म्यू के जी टी इज इक्वल टू ये आ रही है इक्वेशन ओमेगा नोट आर अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में आई। आप इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं। इसी समीकरण को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, क्योंकि मुझे तो टी कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा नोट आर अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन में आई इंटू म्यू के जी। ये लो, ये मेरे पास ऑथेंटिक फाइनल और एक बहुत ही अच्छी एक इक्वेशन आ गई है, यानी गति प्रारंभ होने में लगने वाले समय की एक फाइनल समीकरण मेरे पास ही आ गई है। अब इस समीकरण को मैं दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, डिस्क के लिए भी और रिंग के लिए भी। एक बार आप इस समीकरण को नोट कर लें एज इट ऐसे कैसे यहाँ तक, फिर अपन इसके बाद फिर अब इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अपने पास आ ही गया है, टी इज इक्वल टू ओमेगा नोट, यानी प्रारंभिक कोणीय वेग जिससे कि उसे रखा गया था, आर त्रिज्या है। यहाँ अपने पास समीकरण आ गई है। अब देखिएगा, ये जो इक्वेशन आई है t इज इक्वल टू ओमेगा नोट आर, इस इक्वेशन में अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फॉर्मूला हो गया अपने पास, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यूज कर लेंगे सीधा। अब अपन क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.10 मीटर। कोई चक्री का और इतनी ही त्रिज्या का कोई छल्ला है। क्षैतिज पर एक ही क्षण 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से रखे जाते हैं, यानी प्रारंभिक जो कोणीय चाल है वो 10 पाई रेडियन पर सेकंड है, और घर्षण गुणांक म्यू के 0.2। ये तो अपन जानते हैं कि कैसी राशि है, यूनिट लेस है। बस अब एक एक की अपन बात कर लें। अब देखो, नंबर फर्स्ट, चक्रिका, या आप उसे कह दीजिए डिस्क के लिए I इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। मुख्य अक्ष के परितः जड़ता गुण यही होता है, इसलिए देखो इसी फॉर्मूले देख रहा हूं, टी डिस्क, डी का मतलब डिस्क,
ओमेगा नोट आर अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 म्यू के जी टी डी इज इक्वल टू ओमेगा नोट आर अपॉन में एम से एम कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 1 2 प्लस 1 3 म्यू के जी बन गया ये। तो यहां अपने पास, चलो इसकी आंकिक वैल्यू भी देख सकते हैं अपन। आंकिक वैल्यू कैसे देख सकते हैं वो देखो, चलो निकाल ही लेते हैं। ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है 10 पाई, आर की वैल्यू 0.10, 3 तो 3 है ये, 0.2 और ये 9.8, ये आएगा 0.53 सेकेंड। ये लो भाई, ये मेरे पास टी डी आ गया है। इसी प्रकार मैं किसके लिए देख लूंगा, नंबर सेकेंड वाले के लिए, छल्ला या आप इसे कह दीजिए रिंग के लिए। छल्ला या रिंग के लिए I इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, इसलिए टी आर इज इक्वल टू देखो ओमेगा नोट आर अपॉन में 1 प्लस एम आर स्क्वायर, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर म्यू के जी। तो ये हो गया है टी आर इज इक्वल टू ओमेगा नोट आर 112 म्यू के जी, 2 म्यू के जी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लेता हूँ। देखो टी आर इज इक्वल टू ओमेगा नोट आर अपॉन में 2 म्यू के और ये जी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, 10 पाई 0.10 2 0.2 और ये 9.8 0.8 सेकेंड। अब आप देख सकते हैं जो वलय है ये तो 0.8 सेकेंड बाद गति प्रारंभ करेगी, ये 0.53 बार, यानी कि पहले समय किसे लगेगा, क्योंकि अपन को पता है डिस्क के लिए समय कम है, यानी कि इसलिए टी डी इज लेस देन क्या है टी आर। तो यूँ कह सकते हैं अतः चक्रिका पहले लुढ़केगी। अतः चक्रिका पहले लुढ़केगी, या यूं कह सकते हैं पहले चक्रिका क्या करेगी, लौटनी गति प्रारंभ करेगी। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर जो था 30 वो अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, वो भी इसी क्वेश्चन की भांति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। अब अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 को सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 अपन ने सोल्व कर लिया है।